हेलो एंड वेलकम बैक टू द स्टूडियो। ये है लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो का पार्ट 5, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं यूनिट 5 के ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज के उसमें चार टॉपिक्स होंगे। फर्स्ट इज हाइट एंड डिस्टेंस, सेकंड इज सिटिंग अरेंजमेंट, थर्ड इज क्यूब एंड फोर्थ वन इज डाइस। देखिए, एज पर माय एक्सपीरियंस जो अभी तक था, उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं वो है यूनिट नंबर 4 से और यूनिट नंबर 6 से। यूनिट नंबर 6 से डीआई और डीएस दोनों कुछ ज्यादा ही पूछी जा रही है। यूनिट नंबर 4 से बात की जाए तो मेंसुरेशन क्वेश्चन काफी ज्यादा आ रहे हैं, क्लॉक भी आ रहा है और कैलेंडर भी आ रहा है। मतलब जो लास्ट 3 यूनिट बोला जाता है ना, वेटेज ज्यादा होता है, जी हाँ, वेटेज ज्यादा दिख रहा है। उसमें भी खासकर 4 और 6 का वेटेज ज्यादा दिख रहा है। और ये ज्यादा क्यों दिख जाता है ना, देखो दो ही टॉपिक है। अब दो टॉपिक से 8-8 क्वेश्चन दिखेंगे तो लगेगा यार कि बहुत ज्यादा आ रहा है, तो ऐसी जो कुछ चीजें हो रही हैं। अब यूनिट 5 की बात की जाए, मेरे पास 4 टॉपिक है। 4 टॉपिक से अगर 4-4 क्वेश्चन बनेंगे तो लगता नहीं कि ज्यादा क्वेश्चन है। जैसे कि हमने आज की अगर आप वीडियो देखेंगे तो सेटिंग अरेंजमेंट के सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस के भी मात्र 4 से 5 क्वेश्चन है। तो बन ही नहीं सकते ना इससे ज्यादा। 15 क्वेश्चन बनाने हैं तो 4-4 से ज्यादा वेटेज नहीं दिया जा सकता। तो इनमें से उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस के 4 क्वेश्चन आप मान के चलिएगा, सिटिंग अरेंजमेंट में पूरा एक सेट या दो दो क्वेश्चन के 2 सेट मान के चलिएगा। ठीक है। क्या ट्रिक होगी, कैसे डील किया जाए सिटिंग अरेंजमेंट को, ये हम बता देंगे आपको विद इन वीडियो। क्यूब डाइस तो बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है, इनको मिस नहीं करना इस यूनिट से। तो इसको जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसकी ट्रिक भी अगेन रिवाइज कर देंगे आज के वीडियो में, जिससे कि क्यूब एंड डाइस के क्वेश्चन आपसे मिस ना होने पाए। ये यार सबसे इजी टॉपिक है यूनिट नंबर 5 का। यूनिट नंबर 3 के बाद अगर कोई इजी यूनिट लगती है तो हमें यूनिट नंबर 5 लगती है। रीजनिंग के सारे टॉपिक इजी होते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमने आज के दिन क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज कलेक्ट किया। सबसे पहले हम लोग डील करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, उसके बाद डील करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट, उसके बाद डाइस और उसके बाद क्यूब। ठीक है। ऑल 4 टॉपिक टॉपिक वाइज डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में। हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है हाइट एंड डिस्टेंस का डायग्राम। एक बार डायग्राम बन गया, क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता। तो बहुत आराम से शांति से डायग्राम बनाइएगा एग्जाम में। उसके बाद क्वेश्चन को आराम से टेन थीटा लगा दो यार, क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। टू शिप्स आर सेलिंग इन द सी ऑन टू साइड्स ऑफ लाइट हाउस। एक लाइट हाउस होगा, उसके दोनों साइड शिप्स तैर रही हैं। ठीक है। The angle of elevation of the top of lighthouse is observed from the ship 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक से 30 डिग्री दिख रहा है और एक से 45 डिग्री दिख रहा है। किसी भी साइड आप बना सकते हैं तो कुछ भी हो जाएगा, आंसर सेम ही आएगा। इफ द लाइट हाउस इज 100 मीटर हाई, लाइट हाउस की हाइट 100 मीटर। यार ये सेम क्वेश्चन पीपीटी का क्वेश्चन है, पीपीटी हमने सेम क्वेश्चन कराया जहां तक हमें याद आ रहा है। ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी है। तो ठीक है, जब अगर ये 100 गिवन है तो एक बार tan 30 लगाइए, आपको बेस मिल जाएगा। अगर ये 45 है तो यहाँ पर tan 45 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी 45 होता है तो बेस और हाइट बराबर होती है। तो देखो ये डिस्टेंस तो 100 हो गई, बस ये निकालना है और दोनों को ऐड कर देना, आंसर मिल जाएगा। चलिए निकालते हैं। tan 30 इक्वल टू 100 डिवाइड बाई बेस, ये वाले बेस की बात हो रही है, ये बी हमने लिखा हुआ है 80%। सो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो बी इक्वल टू आ गया 100√3। √3 की वैल्यू रखेंगे 1.73। सो बी की वैल्यू आ गई 173। अब पूछा है दोनों की डिस्टेंस कितनी थी, 173 प्लस 100। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 273। एक बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। तैयार रहिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी। दोनों साइड जब नाव तैर रही होती है, या कई बार जो इसका नाव का क्वेश्चन आता है बोट का, वो इस तरह भी आता है। दोनों बोट्स लाइट हाउस की एक ही साइड है। तो आप एंगल से पता लगा सकते हैं कौन सी दूर है कौन सी पास है। जो पास वाली होगी उसका एंगल ज्यादा होगा और जो दूर वाली होगी उसका एंगल कम होगा। ये 30 हो जाएगा और ये 45 होगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आता है बोट का। ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में दो तरह के बोट के क्वेश्चन बनते हैं। एक तब जब बोट दोनों साइड हो, दूसरा तब जब बोट एक ही साइड हो। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में डील करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन, इतना बेसिक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस में आ रहा है। देखिए 30 डिग्री दिया हुआ है और एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 50 मीटर दिया हुआ है, आपका बेस से डिस्टेंस दी हुई है। देखिए सो ये गिवन है आपको 50 मीटर। सो आपसे पूछा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। क्या इसको लगाने की भी जरूरत है, आप अपने आप कर सकते हो यार। tan 30 इक्वल टू h/50। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। सो h की वैल्यू आ गई कितनी, 50/√3। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा √3 और नीचे हो जाएगा 3। 50/3 √3 इज द करेक्ट आंसर। इसमें जो भी सेट हो जाएगा, देखिए कौन सा हो रहा है 50√3। ये थोड़ा स्क्वायर के फॉर्म में लिखे हैं, थोड़ा गड़बड़ सा दिख रहा है। आई थिंक 50/√3 दिस इज द करेक्ट आंसर।
ऑप्शन सी 50/√3 बिना रेशनलाइजेशन के ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 50/√3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। From the top of hill, angle of depression of two consecutive 1 kilometer stone due west are found to be 30 डिग्री and 45 डिग्री। हाइट ऑफ द हिल पूछा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, एक हिल है, वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव 1 किलोमीटर स्टोन ड्यू वेस्ट गिवन है। मतलब एक एक किलोमीटर की डिस्टेंस में जो वो नहीं होते दूरियां जिसमें लिखी होती है, एक यहाँ पर लगा हुआ और एक यहाँ पर लगा हुआ है, इन दोनों के बीच की दूरी दी है 1 किलोमीटर। ये ध्यान दीजिएगा, इन दोनों की दी हुई है, ये नहीं गिवन है आपको, ये निकालना पड़ेगा आपको। और एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है। देखो डिप्रेशन वगैरह से टेंशन मत लिया करो, आप कॉमन सेंस से बताओ 30 ये होना चाहिए या ये होना चाहिए। आप कॉमन सेंस से बताओगे सर 30 ये होना चाहिए, 45 ये होना चाहिए, बस ऐसे कर लिया करो। भाड़ में जाए एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर आप कॉमन सेंस से करोगे तो भी डायग्राम बन जाएगा। तो इस तरह करके डायग्राम बना दीजिए एग्जाम में जल्दी से कॉमन सेंस से, उसके बाद क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं बचेगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये माइल स्टोन की बात कर रहा है। एक्चुअली आप जब रोड में चलते हो तो आपको हर एक एक किलोमीटर में यहाँ पर डिस्टेंस लिखी नहीं मिलती, इतनी दूरी पर आपका नेक्स्ट माइल स्टोन, फिर इतनी दूरी पर नेक्स्ट माइल स्टोन। तो ये गिवन है इन दोनों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर, ना कि ये चीज इसमें खास बात थी। अब हाइट को मान लेते हैं, लेट सपोज एच, अगर ये एच है तो 45 डिग्री हो गया, तो सेम ये भी एच हो जाएगा। सही है। अब हम लोग लगा देते हैं टेन थर्टी लगेगा ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में। तो लगाइए टेन थर्टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच डिवाइड बाई एच प्लस वन। सही है। टेन थर्टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3। अब देखिए ये जो ऑप्शन है ये गिवन है मीटर में, तो वन नहीं लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 1000 मीटर। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, एच प्लस 1000 एक साइड आ गया और दूसरी साइड क्या हो गया, H√3 हो गया। H√3, ये एच इधर माइनस हो जाएगा जाके, सो एच माइनस इधर लिख लेते हैं डायरेक्टली यहाँ से काट के। सो यहाँ से एच कॉमन आ गया, √3 -1 मिल गया आपको। सो एच की वैल्यू कितनी आ गई, एच की वैल्यू आ गई 1000 डिवाइड बाई √3 -1। अब अगर इसको फर्दर सॉल्व आप सॉल्व करेंगे, सो रेशनलाइज कर दीजिए, √3 + 1 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, √3 + 1 से आप करेंगे मल्टीप्लाई तो ये कितना बन जाएगा, 3 - 1 जो कि हो जाएगा 2, 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 500। 500 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.73, और 1.73 + 1 ये हो जाएगा 2.73। सो अगर दो बार में 2.5 गुना से ज्यादा होगा, 2.5 गुना होता है 1250, 1250 से थोड़ा सा ज्यादा आंसर क्या लग रहा है आपको, 1296 होगा या 1366 होगा। अब देखिए अगर इसको आप थोड़ा सा और ऑब्जर्व करेंगे, सो आई थिंक इट विल बी 1366 लग रहा है, अगर आप गेस करते हो थोड़ा सा। अदरवाइज आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कितना जा रहा है, 2 जीरो हटाएंगे तो 273 हो जाएगा। 273 इंटू 5 टाइम करिए, आपको मिल जाएगा आंसर, इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, हालांकि मल्टीप्लाई वगैरह करना नहीं होता, जैसे हम गेस कर रहे हैं ना वैसे थोड़ा गेस किया करो। देखो 500 है, ये 2.73 है, 2.5 गुना से ज्यादा है, यानी 1250 से ज्यादा होगा। अब 1250 मतलब 1300 तुरंत तुरंत थोड़ी हो जाएगा, बहुत ज्यादा है। 0.73 आगे था, बहुत ज्यादा था, यानी कि थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए। तो इस तरह हमने गेस किया है, आप भी गेस कर सकते हो या फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। From a point A on a level ground, angle of elevation of top of steel rope is 30 degree. If the tower is 150 meter high, distance of point A from the foot of the rope is what? बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आ गया, सिंपल सी है, ऐसा क्वेश्चन गिवन है। 30 डिग्री ये दिया हुआ है और आपको हाइट दी, द टावर हाइट इज 150, ये गिवन है 150। सो पूछा था डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द फुट ऑफ रोप, आपसे ये बस पूछा है और कुछ नहीं पूछा गया है। लैंग्वेज कैसी भी लिखी हो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। लगा दीजिए 1030, जल्दी से देख लेते हैं क्या आंसर आया। 150 डिवाइड बाई बेस, इसकी वैल्यू होती है 1/√3। सो बी की वैल्यू आ गई 150√3 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ज्यादा इजी, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस से इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डरने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे सिटिंग अरेंजमेंट। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस के हमको इतने ही क्वेश्चन मिले प्रीवियस ईयर से, ज्यादा नहीं मिले, जितने मिले हमने आपके सामने रख दिए हैं। और लेवल कुछ भी नहीं है, हाइट एंड डिस्टेंस इजी आ रहा है। अब सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको हिंट दे देते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट आपको एग्जाम में कैसे डील करना है। फर्स्ट थिंग, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट। सेकंड हो गया आपका डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन जिसको बोलते हैं। थर्ड हो गया मेंसुरेशन। ये तीनों टॉपिक आपको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करने हैं, इनमें शुरुआत में टाइम वेस्ट मत करिएगा। सबसे पहले थर्ड यूनिट करिएगा, फिर फिफ्थ करिएगा, फिफ्थ में भी डाइस, क्यूब, हाइट एंड डिस्टेंस ये सब कर लीजिएगा।
और फिर यूनिट 1 भी इजी होती है, ऐसे करके करिएगा। ये तीनों टॉपिक रखिएगा सबसे लास्ट में। अब बात आती है, पहले सिटिंग अरेंजमेंट की बात कर लेते हैं। मेंसुरेशन कल हमने आपको बता दिया, डीआई कल की क्लास में बताएंगे। सिटिंग अरेंजमेंट में दो टाइप की सिटिंग अरेंजमेंट होती है, मेनली तीन होती है, अभी दो की बात करते हैं। वन इज लाइन एंड वन इज सर्कल। अगर आपके पास आ गया लाइन सिटिंग अरेंजमेंट, तो कभी भी लेट सपोज उसमें 8 लोग बैठे हैं, तो आप ऐसा स्टार्टिंग में मत बनाइएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं बनाना है। जब तक आपको लाइन सिटिंग अरेंजमेंट में कोई एक एंड नहीं मिल जाएगा, इधर लेफ्ट एंड और राइट एंड, तब तक आपको पोजीशन स्पेसिफाई नहीं करनी है। दिस इज द हिंट इन द लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। याद रखिएगा, ये हेल्प आएगी, आपको हेल्प करेगा बहुत ज्यादा इन द एग्जाम। सेकेंड थिंग, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में आपको इमीडिएटली अरेंजमेंट बना देने हैं। लेट सपोज 8 पर्सन है, तो इक्वी डिस्टेंस में 8 लोग बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कहीं से भी आप स्टार्ट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। कोशिश करा करिए यहाँ से स्टार्ट करिए, क्योंकि अगर आप इधर देखोगे तो आपका लेफ्ट हैंड हो जाएगा, आपका राइट हैंड यहाँ पर राइट हैंड जैसा वर्क करेगा। तो ये दो बातें ध्यान रखिएगा। लीनियर में कभी भी अरेंजमेंट स्टार्टिंग में पोजीशन नहीं बनानी है, सर्कुलर में पोजीशन बना देना है। बस इसके बाद से तो थोड़ी बहुत कॉमन चीजें होती है। कॉमन चीजें ये हैं कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसको साइड में एज अ हिंट लिख लीजिए। बार बार इस आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें कुछ हिंट है, इन डिटेल हमने आपको समझाया हुआ है बहुत बार। सो अब आते हैं क्वेश्चन पर। ये थोड़ी चीज थी जो ध्यान रखने वाली, तो हमने आपको बता दी। नेक्स्ट पेज में ड्रॉ कर लेते हैं, आइए। सेम क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन इज, 8 people, of which A, B, C, D are women and P, Q, R, S are men, sit around a circular table facing toward the center. So जैसा कि हमने आपको बताया, जब भी सर्कुलर का क्वेश्चन हो सबसे पहले पोजीशन बना लीजिए। लीनियर में नहीं बनाना है, सर्कुलर में सबसे पहले पोजीशन बना लेनी है। ऑल 8 पोजीशन इक्वल डिस्टेंस बनाने की कोशिश करिए, ऐसे। नाउ नेक्स्ट है, नन ऑफ द वुमेन सिट इमीडिएट नेबर। देखो वुमेन इसमें कौन है, ए बी सी डी ई, ये वुमेन है और ये लगातार एक साथ नहीं बैठ सकती। और पी क्यू आर एस ये चारों मेल है, इसका मतलब ये भी लगातार एक साथ नहीं बैठेंगे। भाई जब 8 लोग हैं और 4 वुमेन है, ये एक साथ नहीं बैठ रही, तो इसका मतलब 8 के 8 लोग, ये 4 के 4 मेल जो है ये अल्टरनेट पोजिशन पे होंगे, और ये जो फीमेल है ये भी अल्टरनेट पोजिशन पर होंगी। ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। ए इज नॉट फेसिंग बी, साइड में लिख लेते हैं, ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होंगे। Q who is immediate neighbor of C, Q is neighbor of C means either this is C or this is C, faces P means Q is facing P, तो यहाँ पर बना दिया। यहाँ तक सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट। R is immediate neighbor of D but not C। आर इमीडिएट नेबर है सी डी का, बट सी का नहीं है, ऐसा बोला गया है। देखो सबसे पहले तो आर और एस की पॉसिबिलिटीज देखते हैं। अगर पी और क्यू यहाँ पर आ गए, बचते हैं दो मेल आर और एस, और ये अल्टरनेट पोजीशन पर है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ दो पोजीशन बच रही हैं और एस, आर और एस के लिए, या तो ये या तो फिर ये, दो ही पोजीशन बची है। अब आप एक को फिक्स मानकर क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर दो। अगर गलत हुआ तो दूसरी मान लेंगे, जिससे क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। लेट सपोज ये आर है और ये एस है, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। अगर गलत हुआ तो आर को हम इधर मान लेंगे, एस को इधर मान लेंगे। इस तरह करके क्वेश्चन को जल्दी से प्रोसीड किया जाता है, ठीक है। अब बोला गया है, आर इज इमीडिएट नेबर ऑफ डी बट नॉट सी। अब कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, आर इज इमीडिएट नेबर ऑफ डी, इसका मतलब अगर हम डी यहाँ पर भी रख सकते हैं तो ये एक सही हो जाएगा, बट अभी सी की पोजीशन फिक्स नहीं हुई है, देखो। तो डी यहाँ पर भी आ सकता है अगर सी यहाँ पर हुआ तो मतलब डी दो जगह आ सकता है, या तो डी यहाँ पर आएगा अगर सी यहीं पर रहा तो, और अगर सी यहाँ पर हुआ तो डी यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। D does not sit second to the right of C। D does not sit second to the right of C, मतलब D यहाँ पर नहीं आएगा, राइट में नहीं आएगा, D यहाँ पर भी नहीं आएगा। मतलब जो हमने बनाई थी, या तो D यहाँ पर आएगा या फिर D यहाँ पर आएगा, इन्हीं दोनों में एक सही होगा। ठीक है, और आगे देखते हैं। एट लीस्ट वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड आर। ए और आर के बीच में एटलीस्ट एक पर्सन बैठना चाहिए। इसका मतलब ए की पोजीशन देखो यहाँ पर फिक्स हो गई, दिस इज ए। ए की पोजीशन यहाँ पर फिक्स हो गई। ए और बी आमने सामने नहीं हो सकते, इसका मतलब यहाँ पर कौन आना चाहिए। देखो अब अगर आपने सी यहाँ पर करके यहाँ डी कर दिया तो खेल गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर बैठेगा सी, और यहाँ बैठेगा डी, और यहाँ पर बैठेगा बी। ए और बी आमने सामने नहीं आ सकते, तो आमने सामने देखो ऐसा होगा, ठीक है। तो ए और बी यहाँ पर बैठे जाएंगे,
डी इधर नहीं आ सकता है बिकॉज सेकंड राइट हो जाएगा, इसलिए डी यहाँ पर भी नहीं आएगा। सो ये फाइनल पोजीशन निकल के आएगी जो अब हमने फाइनल बना दी है। तो ए के सामने डी हो गया और ये सारी अदर पोजीशन हो गई। नाउ क्वेश्चन इज हु सिट इन द फ्रंट ऑफ बी। बी के फ्रंट में कौन हो गया? बी के फ्रंट में बैठेगा सी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, टाइम लग सकता है अगर आप अपने आप बना रहे होंगे। ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस है और हमने इसको बनाया हुआ है, दैट्स वाई इतनी जल्दी बन गया। अदरवाइज ये आराम से 3 से 4 मिनट या 5 मिनट भी लग सकता था इस क्वेश्चन को करने में। एक अच्छा क्वेश्चन था सर्कुलर का। जो प्रीवियस क्वेश्चन था इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन था हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ एस। यही सेम सर्कुलर अरेंजमेंट था। और क्वेश्चन है हु इज इमीडिएट राइट ऑफ एस। आइए इस क्वेश्चन में देख लेते हैं एस के इमीडिएट राइट कौन है। इमीडिएट राइट ए होगा। तो पीछे देख लेते हैं, अगेन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये एक सिटिंग अरेंजमेंट से दो आए थे लास्ट ईयर। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट सिटिंग अरेंजमेंट। नेक्स्ट सिटिंग अरेंजमेंट भी अगेन सर्कुलर का ही है, सर्कुलर अरेंजमेंट। 8 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग सेंटर। सो अगेन पहले पोजीशन बना लीजिए 8 की 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके। नाउ क्वेश्चन इज बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए। सबसे पहले बना लो बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए। आई ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम बॉटम। सो 1 2 3 ये हो गया बी। B is immediate third to the B is third to the right of A. Who is third to the right of C? Who means now A is third to the right of C. So 1 2 3. So ये A third to the right of C हो गया। राइट लेफ्ट आई होप आपको पता होगा, अगर नीचे से बना रहे हो और ऑल आर फेसिंग सेंटर, सो ये होगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। ठीक है। सो A is third to the right of C, करेक्ट हो गया ये भी। Now second line is F is second to the right of E, who is not immediate neighbor of B. E इमीडिएट नेबर नहीं है बी का, मतलब यहाँ पर ई नहीं आ सकता, यहाँ पर भी ई नहीं आ सकता। ठीक है। और बोला है एफ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। तो मतलब यहाँ पर एफ और यहाँ पर ई भी नहीं आ सकता। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही पोजीशन बच रही है एफ और ई के लिए। दिस इज एफ और दिस इज ई। यहाँ तक इजी था। देखो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था, ये लाइन इजी थी। आगे देखते हैं। D sits second to the left of H. Who sits second to the left of G? पहले एक एक ड्रॉ करते हैं। D sits second to the left of H. D is second to the left of H. अगर हमने D को यहाँ बना दिया और H को यहाँ बना दिया, तो क्या ये लेफ्ट नहीं हो जाएगा? D is second to the left, 1 2 second to the left of H, बिल्कुल सही है। तो लास्ट क्या बच जाएगा इसके बाद? हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, मतलब एच जो है वो जी के सेकेंड लेफ्ट में है, बिल्कुल सही है। ये पूरा पोजीशन इस तरह एंटी इधर कर रहे हैं आप एंटी क्लॉकवाइज, तो ये सारा लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है। और ये सॉरी ये क्लॉकवाइज हुआ। क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो ये पूरा लेफ्ट होता चला जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे सारा राइट होता चला जाएगा जब आप अंदर फेस कर रहे हो। तो ये पूरा डायग्राम बन गया, ये एक बार में बन गया। 8 के 8 लोग बैठ गए। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन सर्टन वे। देखिए यहाँ पर फोर नहीं है, यहाँ पर चार ही ऑप्शन है, तो आप बोलोगे थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर आर अलाइक इन सर्टन वे। ठीक है। बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन द गिवन अरेंजमेंट एंड सो फॉर्म अ ग्रुप विच इज वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। ठीक है। आइए देखते हैं। ए एंड डी। ए और उसके बाद डी आ रहा है सेकेंड टू द राइट। ठीक है, बाद वाला पर्सन राइट में है। एच एन जी, तो बाद वाला पर्सन अगेन राइट में है, सही है, ये भी सेम टाइप का है। ई एन एफ, सो ई यहाँ पर हुआ और एफ उल्टा हो गया। देखो इस बार सेकंड वाला पर्सन राइट में नहीं लेफ्ट में जा रहा है, तो ये अलग दिखा है हमको। ए और बी अलग टाइप के थे, सी अलग टाइप का है। लास्ट और देख लेते हैं बी एफ। बी और एफ, देखो बी और एफ के बीच में 3 लोगों का गैप है, बाकी सब में 2 लोगों का गैप। अब ये डायरेक्शन वाला गेम नहीं होगा, ये तो सीधा सीधा ये हो गया कि ये तीनों के बीच में, ये तीनों ऑप्शन में इन दोनों पर्सन के बीच में एक एक बंदे बैठे हैं, और ऑप्शन डी में बी और एफ के बीच में 3 बंदे बैठे हैं, तो ये बिल्कुल ग्रुप से अलग हो गया। जबकि ये तीनों एक तरह से हो जाएंगे। अगर सब में 2 2 होते फिर डायरेक्शन मैटर कर जाती, फिर ऑप्शन सी के चांसेस बढ़ जाते। अभी तो क्लियरली ऑप्शन डी अलग है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। तो इसका एक ही क्वेश्चन था क्योंकि ये इजी भी है, इतना टफ भी क्वेश्चन नहीं था, एक बार में बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A B C D E are sitting along a circle facing center. Again circular arrangement, मतलब सर्कुलर अरेंजमेंट कुछ ज्यादा ही पूछा जा रहा है पेपर में, तो इसके लिए तैयार रहिए। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 इक्वल डिस्टेंस में हमने ड्रॉ कर दिया। C इज नेबर ऑफ A एंड B। तो अगर ये C हो गया तो ये नेबर होगा A B का, या तो A B इधर आएंगे या फिर A और B इधर आएंगे। ठीक है।
ई इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। अगर ये आपने बी बनाया तो ई यहाँ पर नहीं हो सकता, इसका मतलब बी यही होना पड़ेगा और ई इसको फिक्स होना पड़ेगा। जैसे ये ई हो जाएगा वैसे ये ए हो जाएगा और तुरंत ये डी हो जाएगा। 30 सेकंड के अंदर ये डायग्राम बन गया। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट। ई इज इमीडिएट राइट ऑफ डी, ए इज इमीडिएट राइट ऑफ डी करेक्ट है। ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, ए इज करेक्ट हो इनकरेक्ट हो गया, यहीं पर खत्म हो गया क्वेश्चन, यहीं से आगे चेक करना चेक कर सकते हैं। डी इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी, डी इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी, यस ये भी करेक्ट है। नन ऑफ दिस तो चांस ही नहीं है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हो गया अरेंजमेंट देखिए। सो जितने भी क्वेश्चन थे सारे सर्कुलर अरेंजमेंट के थे, ये सारे हमने लिए हैं कहीं पेपर से किसी ना किसी, तो यही आया हुआ है और कोई नहीं था मेरे पास। ठीक है, तो तैयार रहिएगा, हमने आपको हिंट दे दी है कैसे सर्कुलर अरेंजमेंट को डील करना है और कैसे लीनियर अरेंजमेंट को डील करना है। अब आइए देखते हैं डाइस के क्वेश्चन। डाइस के क्वेश्चंस हमने अपनी तरफ से लिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको ओपन डाइस दिया गया है और चार ऑप्शन दिए गए, बताना है जब आप इसको फोल्ड करोगे तो कौन सा डाइस करेक्ट होगा। तो इसमें रूल बताया था अल्टरनेट फेस ऑलवेज अपोजिट टू ईच अदर होते हैं। तो जब भी आपको ओपन से क्लोज करना हो तो अल्टरनेट फेस को अलग ड्रॉ कर लो, ब्लैंक और ब्लैंक अपोजिट है, उसके बाद ये ब्लैंक और ये ब्लैंक भी अपोजिट है, और लास्ट में ए और बी अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब रूल ये होता है जब आप इसको फोल्ड करोगे तो अपोजिट फेस एक साथ कभी भी नहीं आ सकते, तो ए और बी अगर अपोजिट है तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। अब बचते हैं आपके पास दो ऑप्शन। ऑप्शन डी की अगर बात करते हैं, तीन ब्लैंक एक साथ है, दो ब्लैंक लेट सपोज ये अपोजिट वाले नहीं है, पर जैसे ही तीसरा ब्लैंक लाओगे वो किसी ना किसी के अपोजिट हो जाएगा, मतलब ये गलत है। ओनली ऑप्शन सी रह जाता है। तो डाइस का खेल हमेशा ऑप्शन वाइज होता है। ऑप्शन वाइज पहले एलिमिनेट करिए, जो एक पॉसिबिलिटी बचेगी या दो बचेगी उन पर डिस्कस किया जाएगा। तो ये इजी था, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सबसे पहले इसमें अल्टरनेट फेस देखते हैं। अल्टरनेट फेस हो गया डॉलर और हैशटैग, तो इसका मतलब डॉलर और हैशटैग एक दूसरे के अपोजिट हो गए। परसेंटेज कॉपीराइट अल्टरनेट फेस हो गया, तो ये भी एक दूसरे का अपोजिट हो गया। लास्ट जो बचेगा वो अपोजिट होना ही होना है। अब देखते हैं, अपोजिट फेस एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है, तो इसमें देखिए डॉलर एट द रेट ट्रायंगल, डॉलर एट द रेट ट्रायंगल, एट द रेट ट्रायंगल अपोजिट है, एक साथ नहीं आएंगे, गलत हो गया। डॉलर एट द रेट कॉपीराइट, डॉलर एट द रेट कॉपीराइट, देखो ये सही हो सकता है क्योंकि इन तीनों में कोई भी अपोजिट नहीं है एक दूसरे का। तो इसको होल्ड करेंगे, डायरेक्टली आंसर नहीं मार्क करेंगे, होल्ड करेंगे, चारों ऑप्शन आपको चेक करना होगा डाइस केस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं। डॉलर एट द रेट हैशटैग, डॉलर एट द रेट हैशटैग, डॉलर हैशटैग अपोजिट है, मतलब ये रॉन्ग हो गया। लास्ट वन परसेंटेज एट द रेट कॉपीराइट, परसेंटेज एट द रेट कॉपीराइट, परसेंटेज कॉपीराइट अपोजिट है, ये भी रॉन्ग हो गया, मतलब एक ही ऑप्शन बचा था जो कि ऑप्शन बी था और ये सही हो गया। अब आप बोलोगे सर पहले ही मिल गया था तो क्यों चेक किया। देखो अभी आगे आपके सामने क्वेश्चन आएंगे जहां पर आपको दो दो ऑप्शन सही लगेंगे, फिर वहां पर हम लोग डायरेक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, डायरेक्शन अभी नहीं सिखा रहे हैं, जब क्वेश्चन आ जाएगा तभी डायरेक्शन सिखाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन सिमिलर काइंड का क्वेश्चन है, दो और चार एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तीन और पांच एक दूसरे के अपोजिट हो गए, लास्ट वन और सिक्स एक दूसरे के अपोजिट हो गए। देखते हैं वन टू थ्री, वन टू थ्री ये हो सकता है, फोर फाइव सिक्स, देखो आ गया क्वेश्चन, अपोजिट एक भी नहीं लिखा, वन टू थ्री भी अपोजिट नहीं है, फोर फाइव सिक्स भी अपोजिट नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है, वन थ्री फोर, वन थ्री फोर ये भी एक दूसरे का अपोजिट है। इन तीनों में क्या कोई नंबर एक दूसरे का अपोजिट है, नहीं, ये भी हो सकता है। एंड थ्री फोर सिक्स, थ्री फोर सिक्स, चारों के चारों ऑप्शन हो सकते हैं, मतलब अपोजिट वाली थ्योरी तो इसमें लगी ही नहीं। अब कौन सी थ्योरी लगाएंगे, अब लगाएंगे डायरेक्शन की थ्योरी। देखो अगर हम यहाँ से वन को पकड़ते हैं और मूव करते हैं वन टू थ्री, तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। वन टू थ्री क्या यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, नहीं, वन टू थ्री आपका बन रहा है क्लॉकवाइज, इसका मतलब ये इनकरेक्ट है। कोई एक नंबर पकड़िए और उससे डायरेक्शन बनाइए, सेम डायरेक्शन यहाँ बननी चाहिए जो कि क्वेश्चन फिगर में है। अगर सेम है तो ही सही होगा, वरना गलत हो जाएगा। आइए फोर फाइव सिक्स करते हैं, चार को पकड़ा तो ये बन रहा है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पांच और छह, चलिए चार पांच छह क्या क्लॉकवाइज बनेगा, नहीं, चार पांच छह तो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। चार से पांच जाओगे फिर छह जाओगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, मतलब ये भी गलत हो गया। करेक्ट। अब आइए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। वन पकड़ा, वन से तीन में गए, तीन से चार में गए,
तो ये बन रहा है कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। चलिए 1 पकड़ते हैं, फिर 3 में चलते हैं और 4 में चलते हैं। 1 पकड़ा, फिर 3 पकड़ा, फिर 4 पकड़ा, तो देखो यार ये हो गया तुम्हारा क्लॉकवाइज। और जबकि इसमें कैसे बन रहा था, 1 3 4, ये बन रहा था एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी रॉन्ग हो गया। लास्ट देखते हैं, 3 4 6, 3 से चले, 4 में पहुंचे, 6 में पहुंचे, एंटी क्लॉकवाइज। 3 पकड़ा, फिर 4 पकड़ा, फिर 6 पकड़ा, तो 3 4 6, ये बन गया एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जिसमें आप डायरेक्शन को अच्छी तरह से सीख सकते हो, और हमने बहुत आराम से समझाया इसको कि डायरेक्शन कैसे चेक की जाती है। ठीक है, तो गलती मत करिएगा। ये हमने एक बहुत इजी, इजी तो नहीं बोलेंगे, एक अच्छा क्वेश्चन लिया जिसमें आप डायरेक्शन सीख सकते थे। आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको थोड़ा स्पीड से करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी डी, तो जल्दी से करते हैं। बी और डी अपोजिट हो गए, लिख देते हैं बी और डी अपोजिट। सी और ई अपोजिट हो गए एक दूसरे के। लास्ट बच गया ए और एफ, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब देखिए ए बी सी, ए बी सी ये हो सकता है, बिल्कुल सही है। डी ई एफ, डी ई एफ ये भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। ए सी डी, ए सी डी ये भी हो सकता है। ए सी डी ये भी हो सकता है। देखो चारों के चारों बन रहे हैं। सिमिलर टू लास्ट क्वेश्चन था, इसको हम रखते हैं होमवर्क क्वेश्चन के लिए। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट्स सी कौन आंसर करता है ऑप्शन ए बी सी डी में। टाइम स्पेंड लिख दीजिएगा, तो हमें जब हम चेक करते हैं आंसर, तो थोड़ा हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। वरना हमें वीडियो स्क्रॉल करके देखना पड़ता है हमने क्वेश्चन किस टाइम स्पेंड पर पूछा था। तो अगर आप टाइम स्पेंड लिख दोगे, तो हम जल्दी से आंसर क्रॉस चेक करके आपको बता देंगे आपका आंसर सही था कि गलत था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन। अब देखिए हमने जो पिछला अपने सीए देखे, और जो अदर सीए भी देखे थे, सारे सेट्स देखे, उसमें हमने ये ऑब्जर्व किया कि यार इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, डायग्राम टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ना कि 1 2 3 4। तो इनको कर लेते हैं एक तरफ से सारे क्वेश्चन, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। और जो क्वेश्चन क्लास में हो चुके हैं, इन्हीं के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। आपने सीए में ऑब्जर्व कर लिया होगा, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपकी क्लास में कराए गए हैं। तो इस वजह से हमने सेम क्वेश्चन अगेन यहाँ पर रख दिए हैं, जिससे कि आप अब गलती ना करो एग्जाम में। ठीक है, आइए जल्दी से करते हैं। 1 और 5 एक दूसरे का अपोजिट होंगे, 2 और 4 एक दूसरे का अपोजिट होंगे। इसमें क्वेश्चन पूछा ये गया है कि 3 का अपोजिट क्या होगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमने लाइन नहीं लिखी यहाँ पर, आप समझिए क्वेश्चन ये है कि 3 का अपोजिट क्या होगा, विच इज अपोजिट टू 3। 3 का अपोजिट आपको पता है, ये चारों सिंबल होने, प्लस माइनस इंटू और इक्वल। बट ये किस सीक्वेंस में आएंगे ये मैटर करता है। अगर हम प्लस से पकड़ते हैं और क्लॉकवाइज मूव करते हैं, तो बताओ कौन सा सिंबल पहले आया। तो सबसे पहले आया इक्वल, उसके बाद आता है इनटू, और उसके बाद आता है माइनस। तो सेम आपको यहाँ पर चेक करना है, सेम सीक्वेंस होना चाहिए। प्लस से मूव करो क्लॉकवाइज, तो सबसे पहले आना चाहिए था इक्वल, ये इनकरेक्ट हो गया। प्लस से क्लॉकवाइज इक्वल आना चाहिए था, ये भी इनकरेक्ट हो गया। प्लस से इक्वल आना चाहिए था, ये भी इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पर देखते हैं इक्वल, फिर इनटू, फिर माइनस, सिर्फ और सिर्फ यही डायरेक्शन में सही है। मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया हो। अच्छा था, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, डायरेक्शन का बेस्ट अच्छे क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नाउ अगेन सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। 3 का अपोजिट कौन सा सरफेस होगा। सो अगेन आप डायरेक्शन चेक कर लो और वही आंसर हो जाएगा। यहां से अगर हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं, तो प्लस के बाद क्या है, इक्वल, फिर इंटू, फिर माइनस। चलो प्लस के बाद इक्वल, फिर इंटू, फिर माइनस, ये तो पहले ही ऑप्शन मिल गया। आगे देख लेते हैं। प्लस, प्लस के बाद इक्वल नहीं आया, इनकरेक्ट हो गया। प्लस इक्वल, इक्वल के बाद क्या करना चाहिए था, इंटू आना चाहिए था, इनकरेक्ट हो गया। प्लस, प्लस के बाद इंटू, ये भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन ए में ही रखा था सही आंसर, डायरेक्शन एग्जैक्टली दी हुई थी। तो ये दो क्वेश्चन से आपको डायरेक्शन समझ में आ गई इस टाइप के क्वेश्चंस की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रॉपरली पिक्चर है। इसमें क्या पूछा है आपसे, चूज द बॉक्स दैट इज सिमिलर टू द बॉक्स फ्रॉम द गिवन शीट ऑफ पेपर। तो ये सेम क्वेश्चन है कि एक ओपन डाइस दिया हुआ है, इसको जब आप क्लोज करोगे तो कौन सा आंसर सही होगा आउट ऑफ दिस फोर। तो आइए चेक करते हैं। ये और ये अपोजिट हो जाएंगे, अल्टरनेट। देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों अपोजिट हो गए एक दूसरे के। ये ब्लैंक और ये ब्लैंक अपोजिट हो गए, तो ब्लैंक और ब्लैंक अपोजिट आ गया। एक ब्लैंक डॉट के अपोजिट है, तो एक ब्लैंक डॉट के अपोजिट लिख दिया। ये तो हो गया अपोजिट सरफेस है। अब अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिखनी चाहिए। ऑप्शन ए में ही एक साथ दिख गई, इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन 3 में भी एक साथ दिख रही, ये भी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब बचता है 2 और 4। सो 2 और 4 का ऑप्शन है ही नहीं है आपके पास। तो या तो कोई आपके सीधा ही सीधा आप आंसर कर सकते हो, ऑप्शन सी, ऑप्शन वाइज जा सकते हो। क्योंकि देखो यहाँ पर 2 और 4 है। सो 4 का ऑप्शन नहीं है, सो ओनली 2 बच रहा है, तो डायरेक्टली आंसर कर दिया। आंसर 2 इज करेक्ट। ये देख लेते हैं क्यों इनकरेक्ट, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। ये और ये, फिर एक डॉट।
तो एक डॉट अगर ले लिया और एक ब्लैंक ले लिया, तो अगर अपोजिट ब्लैंक यहाँ से होगा तो इनकरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन वाइज जा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही ऑप्शन मिल रहा है, जो कि है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर काइंड ऑफ है। ये आपको ओपन डाइस दिया हुआ है, इसको क्लोज डाइस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले अपोजिट सरफेस लिखेंगे, ब्लैंक और ब्लैंक अपोजिट है, ये ब्लैंक और ये कंप्लीट डार्क अपोजिट है। अच्छा, पेपर में हम देख रहे थे कई लोग आप अप्रोच नहीं फॉलो करते, इसलिए गलत कर जाते हो सीए में। ठीक है, एग्जैक्ट सेम अप्रोच से बनाओ। सर्कल और ये रेक्टेंगल अपोजिट है एक दूसरे के। जैसे हम क्यों ड्रॉ कर रहे हैं यार, हम भी तो शॉर्टकट जानते हैं कि हम नहीं वर्बल कर सकते हैं देख कर। नहीं, इसमें गलती कर जाओगे जब भी आप ऐसा बिना ड्रॉ किए करने को, ये आप ये ना ड्रॉ जरूर कर लिया करो। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। हम सिर्फ उतना ही लिखते हैं जितना जरूरत है लिखने की, अदरवाइज हम बिल्कुल ना लिखें। ठीक है, तो इस तरह ड्रॉ किया करो। अब चेक करो, इसमें अपोजिट एक साथ नहीं दिखने चाहिए, दोनों अपोजिट है, गलत हो गया। ये दोनों अपोजिट है, ये भी गलत हो गया। अब देखते हैं इनमें क्या ये सही हो सकता है। दो ब्लैंक एक रेक्टेंगल, ऑप्शन वाइज अगर जाते हैं, 3 और 4 का ऑप्शन है और ओनली 4 का भी ऑप्शन है। तो अब आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, 3 और 4 दोनों या ओनली 4। तो 3 को चेक कर लो, 4 तो दोनों में ही है। तो केवल थर्ड चेक करते हैं क्या ये सही है गलत है। दो ब्लैंक और एक ये रेक्टेंगल, दो ब्लैंक अगर हमने यहाँ से ले लिया और एक रेक्टेंगल यहाँ से ले लिया, तो बिल्कुल सही होने का चांसेस है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। एक ओपन डाइस है और उससे आप क्लोज करना है। तो देखिए ये डार्क और ये डार्क, ये दोनों अपोजिट हो गए एक दूसरे के, डार्क है इसको रंग देते हैं पूरा। फिर ये ब्लैंक एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ये ब्लैंक एक और ये ब्लैंक अपोजिट हो गया। उसके बाद ये ब्लैंक और डार्क अपोजिट हो गया, ब्लैंक और डार्क अपोजिट हो गया एक दूसरे के। अब आपको पता है कि अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिख सकते, तो आइए देखते हैं कौन कौन सा गलत है। सबसे पहले देखी जाए तो ब्लैंक और डार्क, देखिए ये डार्क और ये डार्क साथ साथ आ रहे हैं, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ऐसे ही यहाँ पर डार्क और डार्क साथ आ रहे हैं, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। पहले ही में लिखा है ना, ये डार्क और ये डार्क एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है, तो आपके पास दो ही ऑप्शन बच रहे हैं, 1 और 3। और अगर आप ऑप्शन देखोगे दो दो के पेयर में है, सो 1 and 3 मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत है ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये एक यहाँ पर ओपन डाइस दिया हुआ है, बनाते हैं। ये फेस और ये फेस अपोजिट हो गए, साइड में बना लिए जल्दी से। ये फेस और ये फेस अपोजिट हो गए, फिर ये और ये अपोजिट हो गए। एक यहाँ पर ऐसा बना हुआ है और एक पूरी तरह से ब्लैंक अपोजिट हो गया। फिर ये और ये अपोजिट हो गए, इसको और इसको अपोजिट लगा दिया। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन से अपोजिट फेस है, उनको इनकरेक्ट करते चलते हैं तेजी से। सबसे पहले अगर बात की जाए तो थर्ड और फोर्थ क्लियरली गलत दिख रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, देखिए ये जो इसने डॉट लगाया है, ये इसने इस साइड वाले में, मतलब अगर डॉट देखे तो आपके इस साइड वाले में था, ना कि साइड में था। तो ये दोनों तो क्लियरली ऐसे ही गलत हो गए। अब बचता है ए और बी में कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर आप बी को दें, अच्छा इसमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बिना ऑब्जर्व किए इसका आंसर नहीं आएगा। अगर आप सेकंड ऑप्शन देखिए, तो सेकंड ऑप्शन में जब ये ब्लैंक रखा हुआ है, मतलब कि ये पोर्शन आपको सामने रखा हुआ है, अगर ये पोर्शन सामने रखा हुआ है, इसको आप फोल्ड करोगे, तो ये डॉट आपको किधर दिखेगा, इस साइड दिखना चाहिए या इस साइड दिखना चाहिए। ये ऑप्शन में इस साइड दिख रहा है, जबकि अगर ये सरफेस आपके सामने है, ये सरफेस आपके सामने है, सो ये डॉट आपका लेफ्ट हैंड में होना चाहिए था। इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट हो गया। केवल एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन ए, विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑब्जर्व करना था। देखो ये बिना ऑब्जर्व करे नहीं होगा, इसको हम क्लियर कर देते हैं। आप एक बार अपने आप चेक करिएगा, सोचिएगा कौन सा सही है। हमने यहाँ पर आंसर कर दिया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और आप इसको अपने आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गया क्लोज डाइस का क्वेश्चन। अभी तक आपने ओपन कर लिया, आप क्लोज करते हैं। क्वेश्चन इज, ऑब्जर्व द डाइस इन द फॉलोइंग फिगर, विच नंबर इज अपोजिट टू द 6। अपोजिट टू 6 बताना है। जब भी दो डाइस दिए हुए हों और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक फेस कॉमन हो, यहाँ पर कितना कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन है ना। तो क्या रूल बताया था, रूल हमने बताया था क्लॉकवाइज मूव करिए, जो नंबर पहले आएगा वही अपोजिट होता चला जाएगा। यहाँ से अगर हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो सबसे पहले 6 आया, यहाँ से क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो सबसे पहले 2 आया, इसका मतलब 6 का अपोजिट 2 हो जाएगा। दैट्स इट। ये 10 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं डाइस के, इस तरह जल्दी से करना है आपको भी एग्जाम में। इस यूनिट से डाइस स्कोरिंग टॉपिक होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा डाइस में गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो प्रॉपर डाइस का डेडिकेटेड वीडियो है, देख लीजिए, आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो पड़ा हुआ है डाइस पर डेडिकेटेड। अगर आपको डीप में पढ़ना है तो आप उन वीडियोस को देखिए, बट ये इजी टॉपिक्स में इसको स्कोर करना ही करना है, इनको मिस नहीं करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्री डिफरेंट पोजीशन ऑफ डाइस आर शोन, हाउ मेनी डॉट्स लाइज अपोजिट टू टू। जब भी तीन पोजीशन गिवन होती है तो हमने आपको क्या तरीका बताया था? तरीका ये बताया था कि सिर्फ आप कोई दो ऐसा डाइस पकड़ो जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक फेस कॉमन हो, कोई दो, एनी टू। क्या इन दोनों में केवल एक फेस कॉमन है या दो फेस कॉमन है? देखिए ध्यान से, छह और छह कॉमन है, और भी कुछ कॉमन है? नहीं, और कुछ कॉमन नहीं। इसका मतलब हम इन दोनों को ही पकड़ सकते हैं, ये और ये पकड़ लिया। अब मूव करते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मूव किया तो सबसे पहले दो आया, यहाँ पर सबसे पहले पांच आया, चार आया और एक आया। इसका मतलब दो अपोजिट हो गया पांच के, चार अपोजिट हो गया एक के, और जो लास्ट बचेगा वो तो अपोजिट होना ही होना है। हमसे पूछा था अपोजिट टू टू कौन सा है, अपोजिट टू टू हो गया फाइव। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था, तरीका हमने आपको बता दिया। आई होप आपको रिवीजन हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्यूब हैज सिक्स डिफरेंट सिंबल। ये क्वेश्चन इतनी बार आया हुआ है लास्ट ईयर और सीए में कि क्या बताएं। सेम टू सेम क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया हुआ है। सो डायरेक्टली क्वेश्चन पर आते हैं। देखो तीन फेस अगेन गिवन है आपको, तीन डाइस, एक ही डाइस है, उसकी तीन पोजीशंस गिवन है। उसमें बोला गया है विच सिंबल अकर एट द बॉटम ऑफ फिगर वाई। फिगर जो वाई है इसमें बॉटम, इसके नीचे क्या होगा, कहने का मतलब ये जो रेक्टेंगल है इसके अपोजिट कौन सा होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सेम रूल लगाई जो अभी लास्ट क्वेश्चन था कि वन फेस कॉमन का आपको एनी टू पोजीशन कैच करनी है। तो वन फेस कॉमन, क्या इन दोनों में वन फेस कॉमन है? ट्रायंगल, ट्रायंगल, यस, ट्रायंगल कॉमन है और ट्रायंगल कॉमन, और तो कुछ कॉमन नहीं है। आइए मूव करते हैं क्लॉकवाइज। ट्रायंगल से मूव करेंगे, सबसे पहले आया कौन सा, डॉट। यहाँ से सबसे पहले कौन सा आया, क्रॉस। उसके बाद आगे मूव करेंगे तो मिला सर्कल, और आगे मूव करा तो मिला ये रेक्टेंगल। इसका मतलब इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, सर्कल। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लोज्ड आइज बहुत ज्यादा इजी है ओपन आइज के कंपैरिजन में, ये आपको फील हो रहा होगा। बहुत ही सिंपल से रूल है, मूव करना है क्लॉकवाइज, जो भी पहले आता जाएगा वो एक दूसरे के अपोजिट होते चले जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग फिगर फाइंड द करेक्ट वन इफ इट इज नोन दैट टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द अपोजिट फेसेस ऑफ द क्यूब सोन इज ऑलवेज सेवन। जब हम आपको डाइस पढ़ा रहे थे हमने आपको बताया था इसका मतलब क्या होता है। जब भी अपोजिट फेसेस का सम सेवन हो जाए, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। और अगर adjacent एडजेसेंट का सम सेवन हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, जनरल डाइस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको स्टैंडर्ड डाइस यहाँ पर फाइंड करना है। तो एडजेसेंट अगर सेवन है तो उसको कैंसिल आउट करिए। तो जैसे अगर देखते हो ऑप्शन डी, एडजेसेंट सेवन हो गया, पांच दो सात, कैंसिल आउट हो गया। फोर थ्री सेवन, एडजेसेंट सेवन हो गया, कैंसिल आउट हो गया। फाइव टू सेवन, एडजेसेंट सेवन हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्या यहाँ पर किसी दो सरफेस का सम सेवन है? नहीं है। इसका मतलब ये जनरल डाइस नहीं है, ये है स्टैंडर्ड डाइस। यही आपसे पूछा गया था इन चारों में से कौन सा है स्टैंडर्डाइज। सो फिगर वन इज अ स्टैंडर्डाइज, सो ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये हमने पढ़ाया हुआ है व्हाट इज स्टैंडर्डाइज, व्हाट इज जनरलाइज। तो उसी के डिफिनेशन का ये क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ गिवन डाइस इफ टू इज अपोजिट टू सिक्स, दो के अपोजिट छह है, देन विच नंबर इज अपोजिट टू वन। एक अच्छा क्वेश्चन। आई डोंट थिंक कि इस लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, फिर भी एक क्वेश्चन आपको करा दिया जा रहा है यहाँ पर। आप समझिए ध्यान से। जब भी कंडीशन गिवन है, देखो यहाँ पर दो डाइस गिवन है, क्या यहाँ पर कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्वेश्चन कैसे करोगे? क्वेश्चन इस कंडीशन से होगा। क्वेश्चन है दो के अपोजिट सिक्स है, जो भी कंडीशन गिवन है उसको सर्कल कर लीजिए। ठीक है, अब रूल क्या है, रूल ये है कि एक डाइस से आप मूव करोगे क्लॉकवाइज और एक से मूव करोगे एंटी क्लॉकवाइज। जो भी नंबर पहले आता जाएगा वो अपोजिट होते चले जाएंगे। तो ये हो गया, तीन सबसे पहले आया, तीन का अपोजिट पांच हो जाएगा, एक का अपोजिट चार हो जाएगा, फिर दो और छह तो गिवन ही है। पूछा एक का अपोजिट क्या होगा, एक का अपोजिट आएगा चार। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं बोला जाएगा, आसानी से मिल रहा है। रूल अगर पता है तो कर पाओगे, वरना तो कैन नॉट डिटरमाइन ही मार्क करोगे आप। ठीक है, तो ये था क्लोज डाइस। एक सिमिलर क्वेश्चन है क्लोज डाइस का, कंडीशनल क्वेश्चन, ये भी होमवर्क के लिए रख देते हैं। टाइम स्पेंड से आप आंसर कर दीजिएगा होमवर्क क्वेश्चन टू। इसका आंसर आप बताइएगा, सेम क्वेश्चन है सिमिलर काइंड ऑफ जो अभी हमने सॉल्व किया। सो आप आंसर इजीली कर सकते हो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आ गया क्यूब की बारी। डाइस पढ़ा दिया, हाइट एंड डिस्टेंस भी हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट भी हो गया, क्यूब। क्यूब का सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, सिमिलर क्वेश्चन जो कि फार्मूला बेस्ड है। तो इन चारों फार्मूलाज को रिवाइज कर लेते हैं और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उसमें गलती नहीं करिएगा, याद करके चले जाओ यार। ठीक है, देखो पूछा हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव थ्री फेस पेंटेड। फॉर्मूला हमेशा सेम होता है,
थ्री फेस पेंट होता क्या है, देखो हमने क्या किया है, एक क्यूब है मेरे पास, सॉलिड क्यूब, उसको हमने कलर कर दिया सिंगल कलर से, मल्टी कलर की बात नहीं कर रहा, सिंगल कलर, पूरे 6 फेस को रेड कलर से पेंट कर दिया। उसके बाद हमने कट्स लगा दिए उसमें कुछ, ठीक है। कट लगाने के बाद इसको अलग अलग, इसको थोड़ा सेग्रीगेट कर दिया, टुकड़े में, छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग रख दिया। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने तीन सरफेस पेंट है, तो हमेशा आंसर होना चाहिए 8। कुछ भी कर लो, आंसर हमेशा 8 रहेगा थ्री सरफेस पेंटेड का। अगर पूछा जाएगा टू फेस पेंटेड, तो इसका आंसर होगा 12n-2। अब ये n क्या है, n वो होता है जितने बाई जितने का क्यूब है। अगर 4x4 में आपने कट किया है, सो n की वैल्यू 4, 5x5 का क्यूब है, सो n की वैल्यू 5, 3x3 का है, तो n की वैल्यू 3। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 12n-2। वन फेस पेंटेड का फार्मूला होता है 6n-2 होल स्क्वायर। नो फेस पेंटेड का फार्मूला होता है n-2 होल, 1-2 का होल क्यूब। ट्रिक क्या होगी याद करने की, ट्रिक देखो, 8 तो हमेशा याद रखना है, इसको छोड़ो। यहाँ पर देखो ये नंबर कम होते जा रहे हैं, 12 से 6 गया और यहाँ पर नंबर गायब ही हो गया। और n-2 में यहाँ पर एक भी पावर नहीं है, 2 हो गई, फिर 3 हो गई। तो इस तरह करके ट्रिक बना के आप कुछ याद रख सकते हो, ऐसे करके याद कर लीजिए। ठीक है, कुछ भी आप ट्रिक बना लीजिए अपने आप, अगर आपको कुछ बनानी है तो इन फॉर्मूलाज को याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। दो क्वेश्चन फिक्स है, दो से ज्यादा भी नहीं आएंगे, आई डोंट थिंक क्यूब का ज्यादा वेटेज होगा। एक ही दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक ही दो क्वेश्चन आएंगे भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन एक देख लेते हैं इस पर बेस्ड। अ बिगर क्यूब इज पेंटेड सेम कलर ऑन each of its faces. Now the cube is cut into 64 identical pieces, making minimum number of cuts. जब भी 64 यानी कि परफेक्ट क्यूब नंबर लिखा होगा और बोलेगा मिनिमम नंबर ऑफ कट लगाना है, तो उसको आप कर दीजिए क्या, उसका क्यूब रूट निकाल लीजिए। इसका मतलब ये क्यूब जो रहा होगा 4x4x4 का रहा होगा। अब क्वेश्चंस देखते हैं। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब विल हैव एग्जैक्टली थ्री फेस पेंटेड, इसका आंसर हमेशा 8 रहने वाला है, अभी हमने आपको बताया। नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब विल हैव एग्जैक्टली टू फेस पेंटेड, टू फेस पेंटेड का फार्मूला हमने आपको क्या बताया, 12n-2। n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, सो 4-2, 2, 2 इंटू 12, 24 इज द आंसर। नेक्स्ट इज, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब विल हैव एग्जैक्टली वन फेस पेंटेड, वन फेस पेंटेड का फार्मूला होता है 6n-2 होल स्क्वायर। n की वैल्यू 4 रखिए, 4-2, 2 बच गया, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 इंटू 6 अगेन 24 इज द आंसर। लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब विल हैव नो फेस पेंटेड, नो फेस पेंट का होता है n-2 होल क्यूब। सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, हमने भी सीए में ऑब्जर्व किया, सभी के सेट में लगभग डेली पूरा वीक ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा था। नो फेस पेंटेड, नो फेस पेंटेड। यार n की वैल्यू बस रखनी थी, n-2 होल क्यूब करना था बार बार, और बहुत बार n की वैल्यू 8 गिवन थी, बहुत ज्यादा बार गिवन थी। पता नहीं आप लोग गलत कर जा रहे थे, इतना इजी क्वेश्चन, आई डोंट नो आप क्या मिस कर रहे थे। यहाँ पर n की वैल्यू 4 को, 4-2, 2, 2 का होल क्यूब 8, 8 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो सेम ही क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो का एंड करते हैं। ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, इवन ये अभी अभी आया है, 308 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। रमेश हैज अ मेटल क्यूब, ही पेंट्स ऑल साइड्स ऑफ क्यूब विद ग्रीन कलर, he divides the cube into smaller cubes of volume 1 cubic meter each. How many of these smaller cube will not have green color on even the one of its sides? क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब है एक भी कलर नहीं होना चाहिए, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, लास्ट वाला, नो फेस पेंटेड। एक बार ध्यान से लैंग्वेज को पढ़िए, क्या लिखा है, हाउ मेनी ऑफ दीज स्मॉलर क्यूब विल नॉट हैव ग्रीन कलर ऑन इवन वन ऑफ इट्स फेस, यानी एक भी सरफेस का पेंट नहीं होना चाहिए, इफ द वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब इज 27। अगर लार्जर क्यूब का वॉल्यूम 27 है, और आपने लार्जर क्यूब का वॉल्यूम अगर 27 है और आपको कट लगाने हैं वन क्यूब का, तो कैसे, कितने बाई कितने का बनेगा, सबसे बड़ी बात यह है। अगर 27 है, परफेक्ट क्यूब नंबर है, जब भी परफेक्ट क्यूब नंबर होता है तो हमने आपको बताया है, इसका क्यूब कर दीजिए, क्यूब रूट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा कितने बाई कितने का होगा। देखो अगर इसको हम क्यूब रूट कर देंगे तो ये ऐसे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके मेरे पास 27 पार्ट आ जाएंगे, जिनकी सबकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 1 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब में कोई दिक्कत नहीं होगी, और हर बार आपको परफेक्ट क्यूब ही दिया जा रहा है, अभी तक जितने क्वेश्चन आए हमने देखे हैं, ठीक है। तो इसका क्यूब रूट निकाल दिया करिए, इससे आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। बोला है नो फेस पेंटेड, तो फार्मूला होता है n-2 होल क्यूब। n की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन है आपके पास, 3 गिवन है, 3-2, 3-2 1 हो गया, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है।
सो आई होप आपको समझ में आया हो क्यूब डाइस। आज की वीडियो में हमने आपको थोड़ा सा पढ़ाने की भी कोशिश की, सोचा कि जल्दी से रिवाइज भी करा दे, साथ ही साथ क्वेश्चन तो हम लोग कर ही रहते, रिवीजन भी करा दिया, वेटेज भी बता दिया कितना वेटेज है, कौन सा टॉपिक ज्यादा आ रहा है कौन सा कम आ रहा है। क्यूब से दो क्वेश्चन उम्मीद करिए, डाइस से ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन उम्मीद कर सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस से भी दो ही क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन ज्यादा उम्मीद करिए। और एक सिटिंग अरेंजमेंट, उससे भी 2 से 3 सेट ही उम्मीद करिए। तो क्योंकि यार टॉपिक ज्यादा है तो इसमें क्वेश्चन कम कम आ रहे हैं, ठीक है, तो वेटेज कम हो गया है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो यूनिट 6 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का होगा, वो इंपॉर्टेंट है। यूनिट 4 और यूनिट 6 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा ध्यान से कर लीजिएगा। उनके क्वेश्चन जहां से मिले उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। खासकर मेंसुरेशन, डेटा सफिशिएंसी के बड़े बड़े लैंग्वेज के क्वेश्चन आ रहे हैं, सीए में बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज आई थी। वैसे क्वेश्चन हम आपको कराने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में, जिससे कि आपको डेटा सफिशिएंसी का डर खत्म हो जाए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यूनिट 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। जब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।